मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिमांड एनालिसिस पढ़ा था और डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत डिमांड क्या होता है, डिमांड कैसे अराइज होती है, डिमांड के जो टाइप थे इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल एंड इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बच्चों पढ़ेंगे डिमांड कर्व। So today we are going to discuss about the demand curve. As you know, when we were discuss about the individual demand schedule and market demand schedule, तो हमने देखा था कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इट वाज द टेबुलर प्रेजेंटेशन। जो डिमांड शेड्यूल होता है तो डिमांड शेड्यूल दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल या जो मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है तो वो क्या होता है, ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। So schedule is what? It is the tabular presentation which show relationship in term of price and demand of any quantity. So now we are going to discuss curve. What is demand curve? So there is nothing but demand curve is what? It is the graphical presentation of the relationship between price and demand of any quantity. जब किसी वस्तु के किन्हीं वस्तुओं के मूल्य और उसके डिमांड, उसकी प्राइस और उसके डिमांड के संबंधों को हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं। ओके, तो देखिए बस इतना ही अंतर होता है बेटा शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में। जब डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है और उसी टेबुलर प्रेजेंटेशन को जब हम ग्राफ के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं। कैसे, इसके लिए हम एक बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये है हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी। हमने प्राइस ले लिया, प्राइस क्या लिया, 1 2 3 4 5 और 6। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 20 18 14 10 8 6। P क्या है, P इज द प्राइस, Q इज द क्वांटिटी। अब ये क्या है, ये किसी हाउस होल्ड के द्वारा अलग अलग कीमतों पर उसके द्वारा कंज्यूम की जाने वाली वस्तुएं, इसी को हम डिमांड कहते हैं। अब आप देखिए जब प्राइस 1 है तो वह 20 वस्तु खरीद रहा है, प्राइस 2 है तो 18, प्राइस 3 है तो 14, 4 है तो 10, 5 है तो 8, 6 है तो 6। अब आप देखेंगे यहाँ एक संबंध आपके स्थापित होता हुआ आपको दिखता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो डिमांड है वो कम होती जाती है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होता है ये हम लाभ डिमांड में पढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं एक सामान्य कंज्यूमर बिहेवियर होता है, सामान्य हमारा परचेजिंग बिहेवियर होता है कि जैसे जैसे चीजें महंगी होती जाती हैं लोग उन वस्तुओं का कंजप्शन कम कर देते हैं। तो अब देखिए अगर सिंपली ऐसे ही हम इसको प्रस्तुत कर दें तो यही हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अगर ये सिर्फ टेबल के फॉर्म में ही रहे तो इसी को हम डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। लेकिन अगर इसी को हम ग्राफ में चेंज कर दें तो ग्राफ में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अब आप देखो ग्राफ पे बच्चों कैसे बनाते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारा क्या होता है, क्वांटिटी जो डिमांड होती है, और ये क्या शो करती है, प्राइस। तो प्राइस हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 20 है तो आप चाहें तो 4 4 का स्लैब ले सकते हैं, 4 8 12 16 20। अब आप देखिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, कर्व कैसे बनाएंगे। जब प्राइस 1 है तो हमारा डिमांड कितना है, 20 है, ये हो गया। बेटा प्राइस 2 है तो कितना है, 2 पर कितना है, 18, तो हम 18 कर देंगे। 3 पर कितना है, 3 पर हमारा 14 है, 4 पर 10,
4 पे 10 हो गया, 5 पर 8, 6 पर 6। तो ये क्या हो गया, यही जो प्रेजेंटेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डिमांड कर्व बोलते हैं। तो अगर इसको एक नाम दे दें A1 B1, तो A1 B1 क्या है, यही हमारा डिमांड कर्व है। एक चीज याद रखना, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हमेशा जो है डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। एक चीज आप लोग और ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो याद रखिएगा ये क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। स्लोप ऑफ डिमांड आप कर्व कोई पूछे तो क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। सो व्हाट इज डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस, और व्हाट इज डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगता है, क्योंकि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। किस लिए होता है, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। अब सिंपली ऐसे ही हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है। तो डिमांड कर्व भी दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। यानी हम डिमांड कर्व को दो रूप में बता सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो सिंपली ये जो डिमांड कर्व होता है यही आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। You can also say that it is the graphical presentation of the price and quantity demanded by any individual household at a specified time is known as quantity demanded, individual demanded. मार्केट में क्या होगा, मार्केट में अब जैसे हम सपोज कर लीजिए हमारा प्राइस है और ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड फैमिली ए है। अगर इसी एग्जांपल को हम ले लें तो ये क्वांटिटी डिमांडेड इस फैमिली ए हो गया, इसमें क्या हो गया, हमने एक फैमिली और ले लिया, ये हो गया फैमिली बी, इसके द्वारा हो गया 15, इसके द्वारा हो गया 12, इसके द्वारा 8, 10, इसके 8, इससे 6, इससे 4। तो हमारा मार्केट डिमांड क्या होगा, मार्केट डिमांड जो होगा उसमें क्या करेंगे, फैमिली ए और फैमिली बी दोनों का जोड़ देंगे, दोनों के द्वारा जो डिमांड लिया गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10। तो ये क्या है, यही हो गया मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड बनाते समय हम ये ध्यान देते हैं, उसका ग्राफ बनाएंगे तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखो ये कैसे बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व अगर हमें बनाना है तो देखिए सेम यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, यहाँ प्राइस हो गया, ये फिर वही 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5 10 15 20 25 30 और 35। तो अब आप देखिए, अब आप ये जो दोनों फैमिलियों का अलग अलग लिया है इसको आप छोड़ देंगे और सिर्फ आप जो टोटल मार्केट डिमांड है उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो एक पर कितना है, एक पर बेटा 35, 2 पर 30, 3 पर 24, 4 पर 18, 5 पर 14 और 6 पर 10। तो ये बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो और चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो, हमेशा वो डाउनवर्ड होगा। तो ये था हमारा डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, अब डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है, डिमांड फंक्शन सीधी सी बात है, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन quantity of demanded
एंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड ऑफ एनी क्वांटिटी। यानी जो डिमांड फंक्शन होता है ये आपको एक रिलेशनशिप बताता है उन वस्तुओं के साथ, उन फैक्टर्स के साथ जिनकी वजह से डिमांड प्रभावित होती है। तो आप इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, जो डिमांड होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी डी ई एफ। ये क्या है, दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स। ये ए बी सी डी क्या है, ये कुछ नहीं है, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी वस्तु की डिमांड प्रभावित होती है, जिनकी वजह से किसी भी वस्तु की जो डिमांड होती है वो प्रभावित होती है। तो आप यूं समझ लीजिए, इसी को कभी कभी हेडिंग चेंज करके लिख दिया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द डिमांड। तो चाहे आपको डिमांड फंक्शन बोले चाहे फैक्टर अफेक्टिंग पूछे, एवरीवन इज सेम, बोथ आर सेम, सो यू शुड नॉट कंफ्यूजन। तो डिमांड फंक्शन में या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में सिर्फ आपको वो फैक्टर्स लिखने हैं जिससे डिमांड प्रभावित होता है। सो इट इज वेरी सिंपल, बस आपको सोचना है कि किन चीजों से डिमांड प्रभावित होती है। अब देखो, सबसे पहले क्या, प्राइस। अभी आपने पढ़ा प्राइस, अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो सामान्य रूप में क्या होता है, सामान्य रूप में वस्तुओं की प्राइस बढ़ने से लोग उसको कंज्यूम करना कम कर देते हैं, पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस क्वांटिटी, है ना। तो अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे उसके डिमांड पर असर पड़ता है ना, लोग उसको कंजप्शन करना कम कर देते हैं। इनकम, दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, इनकम। जैसे आप लोग देखिए, इस समय कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, कोरोना की समस्या चल रही है, लोगों की नौकरियां छूट जा रही हैं, लोगों का बिजनेस ठप हो जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, उससे उनकी इनकम प्रभावित हो रही है, सैलरी नहीं मिल रही है। तो इससे क्या होता है, जब इनकम नहीं मिल रही है, उनकी बिजनेस कम हो गया, उनका दुकान बंद हो गया, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, तो वो वस्तुओं की डिमांड, वो वस्तुओं को खरीदना कम कर देते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे इस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का कम है, हमारा जीडीपी ग्रोथ कम है। तो जीडीपी ग्रोथ क्या है, लोग जितना वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे उतनी वस्तुओं का निर्माण करना पड़ेगा, तो उससे जीडीपी हमारी बढ़ेगी, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। ओके, तीसरा टेस्ट। अगर लोगों का टेस्ट बदल जाए, अगर लोगों का टेस्ट बदल जाए, टेस्ट क्या है कि भाई अगर आज आपको कोई वस्तु अच्छी लगती है, कल को वो वस्तु अच्छी ना लगे। आप लोग देखिए, एक समय था कि लोग पैंट पहनते थे, लेकिन आज लोगों का टेस्ट बदला, जीन्स पहन रहे हैं। तो जीन्स की डिमांड क्या है, बढ़ गई है, जबकि पैंट लोग कम पहनते हैं। इसलिए आप लोग देखिए, जो टेलर लोग होते थे, जो दर्जी लोग होते थे, आज उनकी जो उपयोगिता है वो कम हो गई है। यानी आपका टेस्ट है, अगर आपको आज कोई वस्तु अच्छी लगती है, आज के 10 साल पहले आप देखिए तो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर उतना ज्यादा नहीं बिकता था, लेकिन आज की जो जनरेशन, उसका टेस्ट बदल गया, टेस्ट बदल गया, तो क्या होता है, उन वस्तुओं की डिमांड भी चेंज हो जाती है, तो टेस्ट का भी असर पड़ता है। इसके अलावा प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस क्या होता है, एज ए कंज्यूमर आपकी पसंद क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। आप दुकान पे खरीद जाते हैं सामान खरीदने, सपोज कर लीजिए आप कपड़े खरीदने गए, आपको कपड़े दो पसंद है, एक 1000 का, एक 1200 का, लेकिन 1000 रुपए वाला सस्ता है, लेकिन 1200 रुपए वाला आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए क्योंकि प्राइस कम है उस वस्तु की, इसलिए आप 1000 रुपए वाला नहीं खरीदते, लेकिन 1200 रुपए वाला आप खरीद लेते हैं क्योंकि वह आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वह आपको अच्छा लगता है। इसके बाद रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स बेटा समझ लीजिएगा,
रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो रिलेटेड वस्तुओं की वजह से भी वस्तुओं की डिमांड प्रभावित होती है। रिलेटेड वस्तुओं की वजह से भी वस्तुओं की डिमांड प्रभावित होती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है और कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूट मींस क्या होता है? ऐसे गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिनको हम एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर सके। जब एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु को प्रयोग कर सकते हो तो उस वस्तु को जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल क्या है बेटा? टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी। अगर सपोज कर लीजिए आप चाय पीते हैं, अब चाय नहीं मिल रही तो आप कॉफी पी सकते हैं, चाय की जगह कॉफी ले सकते हैं, कॉफी की जगह चाय ले सकते हैं, है ना। शुगर एंड गुड़, चीनी और गुड़, ये क्या है? एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है ना। अब आप देखो इससे डिमांड प्रभावित कैसे होती है? इससे जो हमारी डिमांड है वो कैसे प्रभावित होती है? सपोज कर लो बेटा, एक कप चाय जो है उसकी जो कीमत है वो 5 रुपए है, 5 रुपए है, और एक कप कॉफी की जो कीमत है उसकी 10 रुपए है। एक कप चाय आपको 5 रुपए की मिलती है और एक कप कॉफी आपको 10 रुपए की मिलती है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाए और चाय की कीमत भी 10 रुपए हो जाए, अगर दूध महंगा होने से चाय की कीमत बढ़ जाए, वो 10 रुपए हो जाए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉफी पीना चाहते थे लेकिन चूंकि चाय की कीमत सस्ती थी इसलिए वो चाय पी लेते थे। अब जब कॉफी की कीमत बढ़ गई तो ऐसे लोग, चाय की कीमत बढ़ गई तो ऐसे लोग कॉफी को पीना पसंद करेंगे। क्योंकि चाय महंगी हो गई इसलिए कॉफी की डिमांड बढ़ गई ना। इसी तरह कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं बेटा। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं, जिनका अस्तित्व एक दूसरे पर डिपेंड करता है, जिनका अस्तित्व एक दूसरे की डिमांड पर डिपेंड करता है। जैसे शूज और सॉक्स, शूज एंड सॉक्स। अब अगर जूते की डिमांड बढ़ेगी तो मोजे की डिमांड क्या होगी? बोलो, मोजे की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? अब भाई सीधी सी बात है यार, अगर जूते ज्यादा बिकेंगे तो मोजे भी ज्यादा बिकेंगे। अगर पेन ज्यादा बिकेगी तो पेन की इंक ज्यादा बिकेगी। मोबाइल ज्यादा बिकेंगे तो उसके जो उससे जुड़े हुए जो सामान है, एसेसरीज हैं, वो भी क्या होंगी? ज्यादा बिकेंगी। अगर बाइक ज्यादा बिकेंगी, कारें ज्यादा बिकेंगी तो पेट्रोल और डीजल क्या होगी? ज्यादा बिकेगी। अब अगर बाइक ही बिकना बंद हो जाएगा, आप लोगों को बच्चों याद होगा पहले रेडियो आता था। रेडियो जब आता था तो बैटरी से चलता था, तो बड़ी वाली बैटरी बनती थी जो रेडियो में लगता था। आज देखो रेडियो की डिमांड, लोगों ने रेडियो सुनना कम कर दिया। जब लोगों ने रेडियो सुनना कम कर दिया तो उस बड़े वाले सेल की भी डिमांड खत्म हो गई। अब कहीं आप दुकानों पर देखते हैं, बट तो उस सेल की डिमांड किस पे थी? उस सेल की डिमांड रेडियो है ना। तो ये होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स, जहां पे एक वस्तु का अस्तित्व दूसरे वस्तु पर डिपेंड होता है। इसके अलावा फेस्टिवल से भी डिमांड क्रिएट होती है। आप देखिए अभी नवरात्रि आने वाला है, नवरात्रि आते ही बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड क्रिएट हो जाती है ना। सीजन्स, अभी आप देखें ठंडी आएगी, ठंडी आते ही गर्म कपड़ों की डिमांड क्रिएट हो जाती है। सीजन एंड वेदर यू कैन से, तो ठंडी आते ही गर्म कपड़ों की डिमांड क्रिएट हो जाती है। और आज आपसे कोई कहे कि कोई जैकेट है
हम आपको 100 रुपए सस्ती देंगे, आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आज आपको उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं? इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो भी वस्तुओं की डिमांड को बढ़ाने या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अगर हम किसी वस्तु की डिमांड को, अगर सरकार टैक्सेस बढ़ा देगी, टैक्सेस बढ़ा देने से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा देगी, लोगों की इनकम पर असर पड़ेगा, तो उसका सीधा असर हमारे वस्तुओं की डिमांड पर पड़ता है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा एक चीज और बेटा, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। आप आगे उम्मीद क्या करते हैं, हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है? अगर जैसे आपको लगता है, आप जैसे देखिए, आप हमारे आपके यहाँ अधिकतर आप रूरल एरिया से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। अब जो रूरल एरिया वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो जो फार्मर्स होते हैं, अब उन्होंने धान का उत्पादन किया, राइस का उत्पादन किया। आज सपोज कर लीजिए वर्तमान समय में राइस की कीमत 15 रुपए केजी है। उनको लगता है कि एक हफ्ते बाद वो 18 रुपए हो जाएगा, तो क्या करते हैं, वो 15 रुपए में नहीं बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में इसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उनको लगता है कि यार एक हफ्ते बाद धान की कीमत जो हमारे पास है वो 14 रुपए हो जाएगी, तो 15 रुपए में उसको बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारा जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। एक और होता है बेटा फेरिसेबल गुड्स। फेरिसेबल गुड्स क्या होती हैं? जैसे हरी सब्जियां, ऐसी वस्तुएं जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जो अत्यधिक कम समय के अंदर ही नष्ट हो जाती है। तो जैसे दुकान वाले होते हैं, हरी सब्जियां, आज मान लो हरी सब्जी 20 रुपए केजी बेच रहे हैं। अब अगर कल है, परसों ज्यादा दिन तक टिक जाता है, लोग महंगा होने की वजह से नहीं ले रहे हैं, तो बस नष्ट होने लगती है, तो उसका उनको फायदा नहीं मिल पाता, तो वो 18 रुपए, 17 रुपए, 19 रुपए में, यानी कम दाम में ही उसको बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो बेटा ये था पूरा हमारा डिमांड कर्व और फंक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या डिमांड फंक्शन। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस समय पर मिल सके। ओके, धन्यवाद।